जय हिंद दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन क्लास 10 के जो एनसीईआरटी बीएसबी जो होता है बिहार बोर्ड उस एग्ज़ाम में आने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके लिए हम लेकर के आए हैं इस यूट्यूब चैनल में। चैनल का नाम मत भूलिएगा, ऑन क्लास है और ये इस क्लास जो है सिर्फ आपके लिए है और इस पर सारा का सारा कंटेंट जो है सिर्फ आपके लिए फ्री में दिया जाएगा। आप हमको पॉइंट बताइए, आप हमको टॉपिक बताइए, उस पर हम आपको वीडियो बना कर देंगे। वो बेहतरीन तरीके से आपका एक एक पॉइंट जो है आपका एक एक नंबर ला सकता है आपके एग्जाम में। आपका कोई भी पॉइंट जो है थोड़ा भी डाउट में रह करके नहीं पढ़िए। तो दोस्तों ये जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा मोड़ा ही है, इसको हम लोग जानेंगे बेहतर तरीके से और बेहतर को और बेहतरीन करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन क्या है और किस टॉपिक पर यह क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो बात है कि ये टॉपिक कहाँ से आ रहा है, तो ये टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मतलब भी समझते हैं आप लोग कि जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है कि जब कोई जीव अपने आप को जीवित रखने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करता है तो ये सारी प्रक्रम सारे क्रियाएं मिल करके एक प्रक्रम बनाती है जिसे हम लोग बोलते हैं जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। तो देखिए दोस्तों, तो इसी जैव प्रक्रम के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने वो सबसे पहला क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन है कि कुटपाद किस में पाया जाता है। तो कुटपाद के बारे में तो आप लोग क्लास 10वीं में सुने होंगे और ये कक्षा 9 में यानी कि क्लास 9 में भी ये सुनने को मिलता है कुटपाद क्या होता है। कुटपाद को इंग्लिश में सूडोपोडिया बोलते हैं। तो ये कुटपाद आखिर किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है या फिर इनमें से किसी में भी नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। हमें विश्वास है कि आप लोग भी इसका आंसर अपने मन से सही ही दे रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, प्रकाश संश्लेषण होता है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है, वो इनमें से किस में होता है, मतलब कहाँ कब होता है। क्या फोटोसिंथेसिस जो होता है वो दिन में होता है या फिर रात में होता है या रात और दिन दोनों में होता है या फिर सुबह और शाम को सिर्फ होता है। तो ये बताना है कि आखिर फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कब होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिन में। फोटोसिंथेसिस जो होता है केवल दिन के समय में सूर्य के प्रकाश की जो रोशनी होती है उसी प्रकाश की रोशनी में होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, क्लोरोफिल वर्णक होता है। क्लोरोफिल वर्णक, जी इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा, कहाँ से कि इससे क्वेश्चन एक ना एक निश्चित रूप से आपके बोर्ड में आता है। पूछ रहा है क्लोरोफिल वर्णक होता है। वर्णक का मतलब होता है प्लास्टिड्स, और ये वर्णक वहीं होते हैं जो आपको जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी लिप्स होते हैं, पत्ते वगैरह, उन सभी में जो कलर भरने का काम करता है वो यही करता है, वर्णक का काम होता है। तो ये क्लोरोफिल वर्णक जो होता है वह किस रंग के कारण, मतलब किस रंग का कारक होता है, जिसके कारण कौन सा पत्ता जो है किस रंग का हो जाता है, वो इसके बारे में पूछ रहा है। तो क्या क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा हो जाता है या फिर नीला हो जाता है या फिर लाल हो जाता है। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि क्या क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग सफ़ेद हो जाता है। तो इसका भी आंसर हमें पता है, आप सभी लोग को विश्वास के साथ करें कि आप सबको पता होगा और इसका आंसर हो जाएगा हरा। और जिसको पता नहीं है इस क्वेश्चन को अभी स्क्रीनशॉट मार करके रख लीजिए, आने वाले वीडियो में, आने वाले एग्जाम में आपको बहुत जरूरी काम देगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। ये रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। पूछ रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड में पूछा हुआ है पहले से, और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पूछ रहा है कि आयरन की कमी से, यानी कि जब ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है, आयरन को कहीं कहीं पे ना आप लोग को एग्जाम में ऐसे दे देता है, Fe+ करके देता है, आयरन के रूप में लिख देता है। तो पूछ देता है कि इसके कमी से ब्लड में, जब ब्लड में इस चीज़ की कमी हो जाती है, इस इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, तो इनमें से कौन सा रोग होता है। क्या टीबी हो जाता है या फिर मधुमेह हो जाता है या फिर एनीमिया हो जाता है या फिर किसी का ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाता है। उच्च रक्तचाप का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एनीमिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी माइंड में बढ़िया से रखिएगा। और इसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कवक में पोषण की विधि है। कवक तो आप लोग समझते ही होंगे, जो रोटी जब खराब होने लग जाता है तो उस पर लगने लगते हैं। तो वो कवक के पूछ रहा है, कवक जो होता है वह किस प्रकार का पोषण करता है। क्या कवक जो होता है वो स्वपोषी है, क्या कवक जो है
क्या कवक जो है वो अपने आप से खाना बनाता है, या फिर कवक परजीवी है, या फिर किसी मतलब दूसरे जीव पर आश्रित रह करके खाना बनाता है, या फिर कवक जो है सहजीवी है। सहजीवी में दोनों पौधे जो होते हैं या फिर कोई भी जीव दूसरे जीव पर आश्रित रहता है तो सहजीवी में दोनों जीव को लाभ मिलता है, दोनों जीव अपना अपना फायदा निकालते हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो असल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परजीवी। परजीवी में भी एक होता है मृतजीवी, तो इसमें कहीं कहीं पे आपका ये आंसर जो है कहीं कहीं पे मृतजीवी दे देता है, तो इसमें थोड़ा भी आप लोग घबराइएगा नहीं। परजीवी या फिर मृतजीवी कहीं दिया रहेगा तो इसी में से टिक लगाइएगा, अगर ये दिया रहेगा तब, अगर नहीं दिया रहेगा तो परजीवी ही लगाइएगा टिक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है क्वेश्चन, ये ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन के बारे में पूछ रहा है। कहीं कहीं पे यही चीज़ जो है ऐसे इंग्लिश में लिख देता है, ऑक्सिन पूछ देता है कि ऑक्सिन क्या है। तो देखिए दोस्तों, ऑक्सिन जो होता है वो एक हार्मोन है। क्या है, हार्मोन है। और ये हार्मोन का काम सिर्फ यही होता है कि वो पेड़ पौधे जो देखे होंगे कि पेड़ पौधे जो होते हैं बरसात के दिन में, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग एक बहुत अधिक ग्रोथ करने लग जाते हैं, या फिर पत्तियां जो होती है वो ग्रोथ करती है और बहुत मुलायम ऐसे मालूम पड़ती है, तो वो सब जो होता है वो हार्मोन के कारण होता है, और उस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। क्या नाम है, ऑक्सिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है ये, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। देखिए पूछ रहा है मनुष्य में वृक्क संबंधित है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा जरूर, कैसे कि इससे क्वेश्चन आता है और निश्चित रूप से आता है। चलिए क्वेश्चन 7वां है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क का मतलब तो आपको पता होना चाहिए, कैसे कि जरूरी नहीं है कि एग्जाम जो है आपके हिसाब से दिया जाए। वृक्क का कहीं कहीं पे मतलब जो है वह किडनी दे देता है, लिख देता है साफ तौर पे, ताकि लड़के लोग जो है इसी में भूले रहें, किडनी और वृक्क। तो किडनी और वृक्क में आप लोग थोड़ा भी घबराइएगा नहीं, भूलिएगा नहीं, भटकिएगा नहीं, कैसे कि किडनी और वृक्क दोनों का ही नाम एक ही है और दोनों एक ही चीज़ है। और पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मनुष्य में किडनी जो है वह किस चीज़ से संबंधित है। क्या किडनी हम लोग को पोषण प्रदान करता है, क्या किडनी से हम लोग श्वसन यानी कि सांस लेते हैं, या फिर किडनी जो है उत्सर्जन का काम करता है। उत्सर्जन का काम मतलब होता है शरीर में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, खराब पदार्थ होते हैं, उन सभी पदार्थों को बाहर निकालना हम लोग उसे उत्सर्जन बोलते हैं। या फिर किडनी जो होता है वो परिवहन का काम करता है। परिवहन वही चीज़ कि जो ब्लड होता है शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक खाना को, ऊर्जा को पहुंचाना परिवहन कहलाता है ब्लड के माध्यम से। तो इनमें से पूछ रहा है कि वह किससे संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्सर्जन। तो इसको भी आप लोग भूलिएगा नहीं, इसको भी बढ़िया से याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए स्वपोषी पोषण तो समझते हैं कि जब कोई पेड़ पौधा अपना भोजन जो है अपने माध्यम से स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की रोशनी में, तो वो पूछ रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक चीज़ क्या है। क्या स्वपोषी में कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है, क्या स्वपोषी में क्लोरोफिल आवश्यक होता है, या फिर सूर्य की प्रकाश आवश्यक होता है, या फिर इनमें से सभी आवश्यक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि स्वपोषी, एक सेकेंड, स्वपोषी जो होता है यानी कि कोई पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो अपना भोजन इन सभी के माध्यम से बनाते हैं। कैसे कि पेड़ पौधे को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता है, और साथ ही साथ सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता है उसको एनर्जी कंज्यूम करने के लिए, एनर्जी पाने के लिए। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। अब ये पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है फोटोसिंथेसिस, आपको पता है ना, तो फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलती है, और वो बाहर निकलती भी है तो कहाँ से निकलती है इसके बारे में पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप लोग ये समझें कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, और वो भोजन बनाने के बाद कुछ एनर्जी और कुछ ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलते हैं। तो वहीं ऑक्सीजन जब बाहर निकलता है तो किसके माध्यम से निकलता है वो चीज़ पूछ रहा है। तो देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि CO2 और H2O जब मिलता है तब ये जाकर के बाहर निकलता है ग्लूकोज।
तो देखिए तब जाकर के ऑक्सीजन जो है यहाँ से बाहर निकलता है। और ये पूछ रहा है कि बाहर कहाँ से निकलता है, तो ये बाहर जो निकलता है ये पानी से यानी कि जल से ही ये बाहर निकल जाता है। और ये ऑक्सीजन में जो एरो का चिन्ह ऊपर दिए हैं ये भी मायने रखता है, कहें से कि ये एरो का चिन्ह अगर ऊपर है तो कोई भी चीज़ अगर निकल रहा है तो वो वाष्पीकृत हो जा रहा है, यानी कि एवोपराइज होकर के बाहर निकल जा रहा है। अगर यहीं एरो का चिन्ह अगर नीचे रहता है तो ये अवक्षेप बन करके सॉलिड रूप में बन करके ये नीचे आ जाता है, लेकिन ये तो अवक्षेप बनता नहीं है, तो एयर के रूप में बाहर निकल जाता है, तो इसलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं कि ये भी आप लोग समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जल से ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, आखिर मैग्नीशियम जो है वो कहाँ पर पाया जाता है और मैग्नीशियम का उपयोग क्या है। देखिए मैग्नीशियम जो है ऐसे तो पाया जाता है क्लोरोफिल में, इसका राइट आंसर तो हो जाएगा क्लोरोफिल, लेकिन राइट आंसर क्लोरोफिल क्यों होगा ये भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए क्लोरोफिल में ना मैग्नीशियम होता है और उसका काम होता है कि जो भी सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं उन सभी को अवशोषित की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए ही मैग्नीशियम जो है वो मदद करता है, ताकि सनलाइट जो है वो आसानी से ट्रैप हो सके, फंस सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ये, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए और आंसर जो है अपने मन में देने की कोशिश करिए, और क्योंकि कंसिस्टेंसी जो होती है आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है, कैसे कि एक बार आपका ध्यान इधर उधर गया तो आप बहुत सारे क्वेश्चन से हाथ धो बैठेंगे। तो कंसिस्टेंट रहिए और आंसर इसका देते जाइए। तो ये भी तो शायद आप सब लोग पढ़ते ही होंगे, ये क्लास 5वीं 6वीं के बच्चे लोग बना सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। अच्छा, पूछ रहा है कि पौधों में जाइलम के द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण जो होता है वो किस ओर होता है, वो पूछ रहा है। क्या पौधों में जो मतलब पौधा में जो जाइलम होता है उसके द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण नीचे की ओर होता है या फिर ऊपर की ओर होता है, या फिर ऊपर या नीचे दोनों की ओर होता है, ये पूछ रहा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है आप इसको बताइए, कैसे कि ये क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में निश्चित रूप से आता है और आएगा भी। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करके रख लीजिए और ग्रांटेड करके रख लीजिए कि ये क्वेश्चन आता है। देखिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि पौधे में जाइलम जो होता है वो हमेशा पदार्थों को नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। तो इसमें ऊपर की ओर दिया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नीचे से नहीं दिया लेकिन ऊपर की ओर दिया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको आराम से ध्यान से मन में याद रखिएगा और भूलिएगा नहीं, कैसे कि इसका टेस्ट भी देखिए। इसके साथ साथ आपके कमेंट में एक हम लिंक देंगे जिसमें आपका ये सभी क्वेश्चन जो है टेस्ट वाइज करके रहेगा। तो आप लोग इसके द्वारा मतलब एक बार इसको रिवीजन करिए और फिर टेस्ट भी दीजिए और उस टेस्ट में आप लोग अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग क्या होता है आपको पता है? उत्सर्जी अंग ऐसे अंग होते हैं जो शरीर में बहुत सारे मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय क्रिया के द्वारा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, खराब पदार्थ बनते हैं, उन सभी खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो अंग होता है उसे हम लोग बोलते हैं उत्सर्जी अंग। क्या बोलते हैं? उत्सर्जी अंग। और जो पदार्थ होता है उसे बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। तो इसमें भी आप लोग थोड़ा भी भटकिएगा नहीं। लेकिन ऐसे जो उत्सर्जी अंग जो है वो प्रमुख रूप से ब्रिक है। ब्रिक का इंग्लिश तो आप लोग को पता होना चाहिए, ब्रिक का इंग्लिश होता है किडनी। अभी आप लोग को बताएं, आप लोग भूलिएगा मत। कैसे कि देखिए बहुत बार होता है कि एग्जाम में ना हिंदी के साथ साथ इंग्लिश तो दिया रहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो लोग इंग्लिश दे देते हैं और हिंदी नहीं देते हैं। तो इसीलिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है ब्रिक की क्रियात्मक इकाई कौन है, बता सकते हैं? देखिए और सोचिए कि इसका क्रियात्मक इकाई पूछ रहा है। ब्रिक का मतलब अभी बताएं कि ब्रिक का मतलब किडनी होता है। हम लिखना जरूरी नहीं समझते हैं यहाँ पे, लेकिन ब्रिक का मतलब किडनी होता है और पूछ रहा है कि इसका क्रियात्मक इकाई क्या होता है। तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि ब्रिक का क्रियात्मक इकाई जो होता है वो नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन होता है, ये वो है। तो ये नेफ्रॉन के बारे में बोल रहा है। और नेफ्रॉन आपको पता है कि नेफ्रॉन कैसा होता है? देखिए नेफ्रॉन आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, जब आप लोग को बनाया होगा कि ऐसा होता है। यहाँ पे बोवेन शैम्पू, एक सेकेंड,
बोमेन संपुट के बाद यहाँ पे आ जाता है आपको देखिए ये बोमेन संपुट हो गया। इसके बाद यहाँ पर लूप ऑफ हेनल आ जाता है। यहाँ से इस लूप ऑफ हेनल के बाद यहाँ से पतली नली जो है इस तरह से वापस गई रहती है और फिर से यहाँ पर एक दूरस्थ कुंडलित नलिका जिसका जो नली है ये जा करके लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट यानी कि संग्राहक नलिका में मिल जाती है। और ये नली जो है बहुत सारे नलिकाओं से मतलब ये नली जो है सिर्फ एक ही नली नहीं आता है, ऐसे ऐसे नेफ्रॉन जो है बहुत सारे मिले हुए रहते हैं पहले से, और ये नली जो है लास्ट में जा करके मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। और इसका नाम अलग अलग है, इसके लिए हम विस्तृत वीडियो अगला वीडियो बना देंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ विस्तृत वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। मलेरिया परजीवी, मलेरिया के बारे में आपको पता है कि मलेरिया जो होता है वो मच्छर काटने के कारण होता है, लेकिन वो पूछ रहा है कि मलेरिया जब काटता है तो उसके जो निडल होता है वो जब काटती है तो हम लोग को शरीर में कौन सा परजीवी जो है वो प्रवेश कर जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए उसका जो परजीवी होता है उसका नाम पूछ रहा है, क्या वो प्लाज्मोडियम होता है या फिर होता है वो साल्मोनेला या फिर प्रोटोजोआ होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पूर्ण पाचन होता है, और ये पूछ रहा है कि पूर्ण पाचन होता कहाँ है। तो देखिए जब भी खाना हम लोग खाते हैं तो पाचन क्रिया जो है वो मुख से शुरुआत हो जाती है, लेकिन मुख से जब शुरुआत होती है तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का पाचन जो होता है वो सिर्फ मुख से स्टार्ट होती है। लेकिन इसमें तो पूछ रहा है प्रोटीन वसा भी आ जा रहा है, तो इन सभी का पाचन जो होता है वो पूर्ण रूप से छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में, जिसे हम लोग क्षुद्रांश भी बोलते हैं। आप लोग के एग्जाम में कहीं कहीं पे क्षुद्रांश दे देता है। एक सेकेंड, क्षुद्रांश ऐसे, तो क्षुद्रांश भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ये पूछ रहा है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र यानी कि कोई जीव जो होता है, परिसंचरण तंत्र मतलब वहीं परिवहन वाला तंत्र जो होता है वो किस में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉकरोच। कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ये, उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन का नाम क्या है। उपापचय यानी कि होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म वही क्रिया है जिसमें हम लोग खाना को पाचन क्रिया शुरू होती है और खाना पच जाता है। तो उसका पूछ रहा है कि पाचन क्रिया किस हार्मोन के कारण नियंत्रित होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि थायरोक्सिन। थायरोक्सिन ही होता है जो उपापचय क्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। लेकिन बाकी सब जो है ये सब भी हार्मोन है, लेकिन इन सब का काम अलग अलग होता है, वो आगे वीडियो में इसी में पता चल जाएगा। देखिए फिर पूछ रहा है पौधों में पोषण की विधि होती है। पौधों में पोषण की विधि कौन कौन सी होती है ये पूछ रहा है। क्या पौधे जो होते हैं वो जंत व भोजी हो गया है, वो ये तो गलत हो गया है। इसका जो है यहाँ पे होना चाहिए जंतु भोजी। जंतु भोजी का मतलब जो जंतु को खाते हैं। इसके बाद है परपोषी, परजीवी और स्वपोषी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्वपोषी, यानी कि कोई भी पौधे जो होते हैं अपने पोषण जो है स्वपोषण यानी कि अपने आप से बनाते हैं, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो आवश्यक नहीं है। वैसे तो आपको बहुत चीज़ पता है प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि प्रकाश संश्लेषण में हम लोग को CO2 की भी आवश्यकता है, जल की भी आवश्यकता है और क्लोरोफिल की भी आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता नहीं है तो वो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। कैसे कि ऑक्सीजन जो होता है वो लास्ट में जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है तो वो जल के बाद वो ऑक्सीजन जो है अपने आप बना देता है और बाहर निकल जाता है ऑक्सीजन इवोपरेट होकर के। ये जो है हम आपको लगता है पीछे क्वेश्चन में बताए हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अमीबा भोजन को ग्रहण करता है। अमीबा जो है वो भोजन को कैसे ग्रहण करता है? क्या वह अवसादन द्वारा करता है
अंतः परिवेशन के द्वारा करता है, या फिर विसरण द्वारा, या फिर परासरण द्वारा। तो इन प्रक्रियाओं में से बताना है किसके द्वारा होता है। तो इसका आंसर आप लोग को पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन इसका असल आंसर जो होता है हो जाएगा ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, अंतः परिवेशन के द्वारा, जिसे हम लोग बोलते हैं फाइगोसाइटिक। इंग्लिश में कहीं कहीं पे फाइगोसाइटिक भी दे देता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में सहायक एंजाइम नहीं है। पाचन क्रिया यानी कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना पचना शुरू हो जाता है, तो उसमें सहायक यानी कि कोई सहायता नहीं करता वो एंजाइम कौन सा है। तो देखिए इसमें जितने भी हैं, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, ये भी पाचन में मदद करता है, एमाइलेज भी पाचन में मदद करता है, पेप्सिन भी पाचन में मदद करता है, लेकिन इंसुलिन जो है ये भी एंजाइम है, लेकिन ये पाचन में मदद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन जो है बॉडी में जितने भी शर्करा होता है, जितने भी शुगर होते हैं, इन सबको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए इंसुलिन काम करता है, यानी कि खाना को पचाने में मदद नहीं करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरुआत होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए प्रोटीन जो होता है ये भी छोटी आंत से पचना शुरू हो जाता है, छोटी आंत से ये पचना शुरू हो जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ये, एमाइलेज एंजाइम पचता है। एमाइलेज जो एंजाइम है उसको कौन पचाता है एमाइलेज को? तो एमाइलेज जो एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम जो है वो किसको पचाता है वो पूछ रहा है जी। तो उसका जो आंसर हो जाएगा ना स्टार्च। स्टार्च जो होता है, एक सेकेंड, स्टार्च जो होता है उसी को एमाइलेज छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, उसको छोटे छोटे शर्करा में, शुगर में बांट देता है, और वहीं ग्लूकोज बन जाते हैं और कुछ एनर्जी का फॉर्म ले लेते हैं लास्ट में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंसुलिन का कार्य है। इंसुलिन का काम इसमें बताना है कि इंसुलिन आखिर कार्य क्या करता है। अभी हम आप लोग को बताएं, पिछले क्वेश्चन अगर बैक करके देखिएगा, स्टॉप करके देखिएगा तो पता चलेगा कि इंसुलिन जो है वो एक एंजाइम है, और उसका काम सिर्फ यही है, वो ब्लड में जितने भी शुगर मात्रा होता है, जितने भी शर्करा की मात्रा होती है, उसको नियंत्रित करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि इसका ऑप्शन सी, यानी कि रक्त में जितने भी शर्करा होता है, शुगर होता है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है एमाइलेज नहीं बल्कि इंसुलिन। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आपको तो पता है, आप लोग हाथ काटिएगा ब्लड लाल निकलता है, किसी का नीला निकलता है, नहीं निकलता है। कारण क्या है वही पूछा है कि आखिर ब्लड का रंग जो होता है वो लाल क्यों होता है। इसका रीजन देना है आपको। क्या ब्लड का रंग यानी कि खून का रंग जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण लाल होता है, या फिर हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, तो या फिर श्वेत कण या फिर प्लाज्मा के कारण लाल होता है? तो इसमें से मेन रीजन जो है वो होता है हीमोग्लोबिन। ये तो आप सभी लोग को पता है, लेकिन हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। और यही हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को अपने साथ पकड़ करके और पूरे शरीर के कोशिकाओं तक, फेफड़ा के मतलब सबसे पहले वो लंग्स में जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन को लेता है और पूरे शरीर में जहाँ जहाँ जरूरत होती है ऑक्सीजन की, वहाँ तक ये पहुँचाता है हीमोग्लोबिन। ये बात ध्यान में जरूर रखिए कि हीमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है? पौधों में जो जल का परिवहन होता है, जल जो होता है उसका आवागमन करने का जो काम होता है वो कौन करता है? ये भी आप सबको पता होगा। कैसे कि जो शुरुआत के 5-6 जो क्वेश्चन थे उसमें से ये बताएं हम कि जल का जो परिवहन का कार्य करता है वो होता है जाइलम। जाइलम ही होता है जो जल को ढोता है, और जो फल होता है यानी कि जो उसके जितने भी बना हुआ रहता है कार्बनिक पदार्थ जो बने होते हैं पेड़ पौधे में, उसका परिवहन जो है वो फ्लोएम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग पूछ रहा है। तो देखिए ये भी आप सबको पता होगा कि पाचन तंत्र जो होता है उसका लंबा भाग पूछ रहा है कि पाचन तंत्र शुरू होती है मुख से, लेकिन वह जाकर के एनस यानी कि गुर्दा तक जाकर के खत्म होती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा पार्ट कौन होता है वो पूछ रहा है। तो देखिए पाचन तंत्र जो होता है उसका बड़ा पार्ट होता है छोटी आंत। भले ही नाम है छोटी, लेकिन ये काम बहुत बड़ा करता है और इसका आकार भी बड़ा होता है, जो कि लगभग 7 से 8 मीटर तक होता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7 से 8 मीटर तक। लेकिन वहीं बड़ी आंत की जब बात आती है तो ये सिर्फ होता है 1.5 मीटर तक, 1.5 मीटर तक लगभग में हो जाता है। और अमाशय जो होता है ये तो बहुत छोटा होता है, सेंटीमीटर में आ जाएगा। और ये हो गया मुंह। मुंह तो शुरुआत दर है, आप मुंह खोल करके देख सकते हैं कि कितना बड़ा होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए भोजन से प्राप्त ऊर्जा की इकाइयाँ होती है। भोजन से प्राप्त इकाई यानी कि जब हम लोग एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं,
तो उसको किस रूप में प्राप्त करते हैं वो पूछ रहा है कि क्या हम लोग एनर्जी को यानी कि ऊर्जा जो होती है उसको किलोवाट में प्राप्त करते हैं, कैलोरी में, वाट में, जूल में, किस में इसमें प्राप्त करते हैं। तो इसका तो आंसर आप लोग को पता होगा। बहुत लोग होते हैं जो लोग तुक्का पर जवाब देते हैं, लेकिन असल जो इसका आंसर होगा वो जो है कैलोरी। कैलोरी में ही हम लोग अपने शरीर में जितने भी एनर्जी आता है उसको पता करते हैं। लेकिन इसमें है जूल। जूल जो है वो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा जब बड़ी बड़ी ऊर्जाओं को मापते हैं उसमें होता है, और किलोवाट जो होता है वो सबसे अधिक मात्रा की ऊर्जा है। और इसके बाद है वाट। वाट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी वाले जो एनर्जी होते हैं उसको मापने के लिए करते हैं। हालांकि इन सभी एनर्जी को एक दूसरे में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ये एटीपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एटीपी का नाम पूछ रहा है। एटीपी ये तो आपको पता होना चाहिए, जब आप लोग पढ़े रहे होंगे जब श्वसन, तो वहाँ पे आपको ये एटीपी का नाम आता होगा। तो एटीपी श्वसन में भी आता है। एटीपी जो है वो प्रकाश संश्लेषण, यानी कि जब हम लोग खाना बनाने की जब फूड पोषण जो होता है वहाँ पे भी जरूरत पड़ती है। कैसे कि जब भोजन हम लोग खाते हैं, पचता है, तो लास्ट में एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी कितना मिलती है, तो वही एटीपी के रूप में मिलती है। एटीपी और NADHP के रूप में मिलता है या फिर NADH के रूप में मिलता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो क्या एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, अमीनो ट्राइफॉस्फेट होता है, या फिर होता है एडिनिन ट्राइपॉलीमर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। चलिए, ऑल द बेस्ट चैंपियन। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड से रिलेटेड, बोर्ड से इम्पोर्टेंट है, और ऐसे प्रश्नों को अगर आप लोग डेली 5 मिनट अगर भी समय निकाल करके देखते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो है आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत मदद करेंगे। और हमारी कोशिश यही रहती है कि आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़िए। आप लोग क्वेश्चन इतना अच्छे से, इतने अच्छे प्रॉपर ढंग से तैयार करिए कि आपका बोर्ड में एक भी क्वेश्चन जो है वो कभी ना छूटे। और आपका एक एक क्वेश्चन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, मायने रखता है, और हम यही कोशिश करते हैं कि आपका एक एक क्वेश्चन जो है बोर्ड में बन जाए। कैसे कि एक क्वेश्चन छूटने से सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं छूटता है, आपका हिम्मत भी हारने लग जाता है। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ आपका हिम्मत भी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हिम्मत को बढ़ाने के लिए क्वेश्चन को भी जरूर याद रखिएगा। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को कमेंट करिए। अगर आपको जैसा अच्छा लगा हो, जैसा आपके मन में विचार आता हो वैसा कमेंट करिए, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।